Gaza health authorities say at least 500 people have been killed in an explosion at a hospital where civilians had sought refuge. That Israel did the hit. It's that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch, which इतिहास में कुछ हमले ऐसे होते हैं जो कि इतिहास का रुख मोड़ करके रख देते हैं। अगर आप महाभारत के युद्ध की बात करें तो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उस युद्ध ने एक टर्न अराउंड लिया था। उसी प्रकार से कौरवों के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु भी एक टर्न अराउंड मोमेंट ही कही जाती है। आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो पर्ल हार्बर पर किया गया हमला ये एक डिसाइडिंग मोमेंट था, जहां पर यूएस की एंट्री होती है और जापान का डिवास्टेशन होता है न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसी प्रकार से और भी कई हमले आपको देखने को मिलते हैं। अभी अगर आप इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट सारा शुरू ही कहां से हुआ? ये शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जबकि इजराइल जश्न में डूबा हुआ था। वहां पर योम किपर नाम का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जो कि इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए एक पवित्र पर्व होता है। उस दिन 5000 रॉकेट्स से ताबड़तोड़ जब हमले किए गए तो दुनिया की सारी सिंपैथी इजराइल के प्रति आने लगी। लोगों ने कहा कि इजराइल के पास जवाबी हमला देने का अधिकार है, उनको करना चाहिए रिटेलिएट। और उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार इजराइल जवाबी हमला दे रहा था। इस प्रकार से आपको काफी जगहों पर हमले होते हुए और डेथ टोल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे। लेकिन अभी फिर से ऐसा ही एक हमला हुआ है जो कि इस युद्ध के रुख को मोड़ सकता है। और वो हमला कब हुआ? कल बीती रात गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो एक गाजा सिटी नाम की जगह, उस गाजा सिटी में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है अल अहिली हॉस्पिटल। वहां पर कल रात रॉकेट से हमले हुए। देखिए, अगर हम लोग महाभारत युद्ध की बात करें, रामायण के युद्ध की बात करें, इवन आज के समय में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोई भी ऐसे आप युद्धों की बात कर लें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल्स पर बॉम्बिंग की जाए। देखिए, युद्ध जब भी लड़े जाते हैं तो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है। दो ओपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन ये वर्चस्व स्थापित करने के लिए निहत्तों के ऊपर हमला नहीं किया जाता, और निहत्तों में भी खासकर से उनके ऊपर जो घायल हैं, जो बीमार हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और सभी युद्धों में इन नियम का पालन किया गया कि घायलों के ऊपर में कभी हमला नहीं किया जाता। लेकिन इस बार ये मर्यादा लांघ दी गई है, और इसीलिए इसको कई सारे एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि ये एक टर्न अराउंड मोमेंट हो सकता है। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए अब ये एक टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि अब आप देखिए हो क्या रहा है कि हमास की निंदा, उसकी भर्त्सना जिस प्रकार से दुनिया भर में की जा रही थी, इजराइल के प्रति लोगों के मन में जो एक सिंपैथी थी, अब वो सिंपैथी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आएगी। कि हमला किसने किया अभी हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे, जिसने भी किया। लेकिन बात यह है कि हॉस्पिटल के ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर, घायल लोगों के ऊपर में हमला किया गया है। और अब देखिए, इजराइल को जो सिंपैथी मिल रही थी वो गई, ये तो पक्की बात है। अब या तो वो देश जो कि अभी तक इजराइल के साथ डटकर खड़े थे, या तो वो अपनी इमेज बचाने के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि इनमें से कुछ देश एंटी इजराइल स्टैंड भी कुछ समय के लिए रखने लगे। आप अरब कंट्रीज की बात करें, अरब कंट्रीज उस समय एक न्यूट्रल स्टैंड रख रही थी। आपने यूएई की बात की, आपने कतर को देखा, बहरीन को देखा, आपने कई सारे अरेबियन कंट्रीज को देखा था जो कि उस समय एक न्यूट्रल स्टैंड, एक बीच का स्टेटमेंट दे रहे थे, और वहां पर वो कोई साइड नहीं ले रहे थे। लेकिन अब तो अपनी जनता के प्रेशर में मजबूर होकर उनको एक साइड लेना पड़ेगा और इजराइल की भर्त्सना करनी पड़ेगी। यहां पर मिडिल ईस्ट रीजन में आपको जो एक इजराइल अरब अलायंस बनते हुए नजर आ रहा था, एक बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहा था, इतने वर्षों की जो जमी बर्फ थी रिश्तों में वो पिघल रही थी, लेकिन अब वो सब खत्म होते हुए आपको नजर आएगा। देखिए, हमास
भी इस समय एक बड़ी ही चालाकीपूर्ण स्ट्रैटेजी उसने अपनाई। इस समय जब उसको दिख रहा है कि पूरी दुनिया से उसको सिंपैथी मिल रही है, तो उसने भी एक बड़ा चालाकी भरा कदम उठाया, और वो क्या, उसने बोला कि हमको और सिंपैथी चाहिए। और सिंपैथी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि अब आप और हमारे साथ क्या करेंगे? आप हमको इस तरह से तो बॉम्बिंग कर ही रहे थे, अब आपने हमारे हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, आप यही चाहते हैं कि हम घुटने पर आ जाएं, हम घुटने पर आने के लिए तैयार हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, जो हमारे पास आपके होस्टेजेस थे हम उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस अपनी ये बॉम्बिंग्स बंद कर दीजिए। देखिए इस तरीके की चीज़ें हमास के फेवर में जा सकती हैं और इजराइल के अगेंस्ट में जा सकती हैं। तो देखिए वो इस तरीके की बातें करके दुनिया भर से सिंपैथी बटोर रहे हैं। और देखिए WHO का यहाँ पर क्या कहना। WHO का कहना है, WHO देखिए आपने देखा होगा कि जो पहले रेड क्रॉस सोसाइटी हुआ करती थी, जो घायलों की सेवा करती थी World War I, World War II के समय में, वहीं आगे चल करके WHO का फॉर्म ली। तो इनका इतिहास है लंबा इस तरीके से लोगों की सेवा करने का। तो इनका कहना है कि ये अभूतपूर्व घटना है। जब से संस्था का और इसकी जो पहले की संस्था थी रेड क्रॉस, जब से उन सभी का निर्माण हुआ, इनका कहना है कि एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, इसके पहले अभी तक ऐसी कोई घटना इन्होंने कहीं नहीं सुनी थी। तो इस तरह से इसको दुनिया भर में देखा जा रहा है। अब देखिए जब ये सारी चीजें हुई, ये जो बॉम्बिंग आपने देख ली, अब बात ये उठने लगी कि जब ये चीज हुई तो किया किसने? अल्टीमेटली इसकी जिम्मेदारी ले कौन रहा है? देखिए जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी नहीं तैयार है, क्योंकि देखिए होगा अगर किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी ली, इजराइल ने ले ली चाहे हमास ने ले ली, उसके साथ तो दुनिया नहीं खड़ी हो पाएगी। कोई भी उनके साथ खड़े होने के लिए फिर तैयार नहीं होगा। इजराइल को अभी ये जो दुनिया भर से फाइनेंशियल एड मिल रही थी, ये जो सहयोग धनराशि मिल रही थी, हथियार मिल रहे थे, सिंपैथी मिल रही थी, ये सब बंद हो सकता है। और ये वॉर हो सकता है कि हमास के फेवर में जानी शुरू हो जाए। इसीलिए देखिए सबसे पहले जो ब्लेम लगाया गया वो किसके ऊपर लगाया गया? वो ब्लेम लगाया गया कि इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की है। और ये बात सबसे पहले किसने बोलनी शुरू की? इजराइल की पैलेस्टीन के, उनकी जो सरकार चलती वहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इजरायली एयर स्ट्राइक में हमारे यहाँ का ये जो हॉस्पिटल है इसके ऊपर में ये बॉम्बार्डिंग हुई, ये इजरायली अटैक, पहला हमला उन्होंने इस प्रकार से किया। दुनिया भर के कई सारे देश, अभी मैं दिखाऊंगा कि कौन क्या मानता है, ज्यादातर कई सारे दुनिया के देशों ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि इजरायली अटैक में ऐसा हुआ, इजरायली अटैक में ऐसा हुआ। इजराइल की इमेज टार्निश होनी शुरू हो गई। उसके बाद देखिए इजराइल तुरंत बचाव में आया, और बचाव में आने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. उसके बाद देखिए अब इजराइल सिर्फ उनका स्टेटमेंट ही नहीं, अब वो उसके बाद एविडेंस भी लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि हमने हमास के लड़ाकों के फोन कॉल्स टैप किए हैं, और उस फोन रिकॉर्डिंग उन्होंने जारी की। उन्होंने बोला कि देखिए ये दो लोग बातें कर रहे हैं, और ये लोग बातें कर रहे हैं कि क्या हमास का एक रॉकेट जो इजराइल की तरफ फायर किया गया था वहीं मिसफायर होके तो नहीं गिर गया हॉस्पिटल में। देखिए दो लड़ाके हैं, अब वो आपस में बातें कर रहे हैं, उसको उन्होंने जारी किया। हालांकि इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है कि ये जो टेप रिकॉर्डिंग है, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग बताई जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, ये सही है या नहीं है, इसकी फॉरेंसिक जांच करके दुनिया भर में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देखिए इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास तो जरूर हो रहा है। is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. अब देखते हैं कि दुनिया भर से इसका रिएक्शन क्या आ रहा है, दुनिया इस हमले को किस तरह से ले रही है। देखिए आपको दुनिया के देश, कोई इजराइल के साथ, कोई पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि न्यूट्रल रवैया रख रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से देशों से क्या रिएक्शन आया। सबसे पहला जो सबसे स्ट्रांग रिएक्शन आया है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आया है। आपको पता है कि उस रीजन में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इस कारण से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स हमेशा वहां पर रहती है। यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट ऑफिस है वहां पर। तो यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों ने तो सबसे पहले सबसे कड़ी भर्त्सना
निंदा उन्होंने ही की। उसके बाद देखिए एक एक करके देखते। WHO ने तो वही जो कहा वो तो हम लोगों ने देखा है। उन्होंने बोला कि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड घटना है, ये बात उन्होंने कही। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, उनका कहना था कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और ये जो हमला है ये निंदनीय है। तो वो जांच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? वो इजराइल की निंदा करने से बच रहे हैं और वो हमास को सिंपैथी भी अभी पूरी तरह से नहीं दे रहे। मतलब एक लगभग न्यूट्रल स्टैंड उन्होंने रखा है। देखिए इजराइल पर जब रॉकेट से हमला हुआ था तो जिस तरह से वो इजराइल के समर्थन में उन्होंने बयान दिया था, अभी वैसा बयान देने से बच रहे हैं, अभी एक न्यूट्रल स्टैंड रखा। उसके बाद देखिए आगे की बात करें तो फ्रांस ने भी आप देखेंगे कि एक नपातुला एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया है। ऐसे में कोई क्या कर सकता है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हुई है। इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में उन्होंने इस हमले की बस निंदा ही भर की है, लेकिन आरोप किसी पर नहीं लगाया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमास का रॉकेट मिसफायर हो गया, किसने किया वो भी बात नहीं कह रहे हैं। फिलहाल सिर्फ एक निंदा करने का एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। यूरोपियन यूनियन से भी इसी तरीके की आप देखेंगे कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो भी निंदा ही कर रहे हैं, बस निंदा भर है, किसी के ऊपर में ब्लेम करने की कोशिश नहीं की जा रही। इसके बाद अब देखिए अफ्रीकन यूनियन, पहली बार अगर किसी ने किसी को ब्लेम किया तो यह है अफ्रीकन यूनियन के चीफ मौसा फाकी मोहम्मद। ये बोल रहे हैं कि इजराइल ने एक वॉर क्राइम कमिट किया है। इसका मतलब ये सीधे सीधे इजराइल के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। तो पहला आरोप आते हुए आपको अफ्रीकन यूनियन से नजर आया। इसके बाद देखिए मलाला यूसुफजई, एक बहुत बड़ी, जानते हैं कि एक एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान से निकल के अभी यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं। तो इन्होंने भी किसी के ऊपर में आरोप नहीं लगाया, अभी ये डायरेक्टली इजराइल के ऊपर में आरोप लगाने से बच रही हैं, लेकिन इन्होंने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। साथ साथ इन्होंने 300,000 मतलब $3 लाख के सहयोग राशि पैलेस्टीनियंस के समर्थन में जारी करने की घोषणा भी की है। ये भी आपको ऐसा नजर आ रहा है। सब तो छोड़िए, रशिया की तरफ से भी बयान आया। रशिया ने इसको एक्ट ऑफ डीह्यूमनाइजेशन कहा है। देखिए जबकि रशिया के ऊपर में खुद लोग आरोप लगाते हैं कि बूचा किलिंग्स के समय में उन्होंने ह्यूमन राइट्स का बड़े पैमाने पर वायलेशन किया था। अब ये रशिया भी आप देख रहे हैं पैलेस्टीनियंस के फेवर में स्टेटमेंट देकर वो इजराइल के फेवर में जो एक मोमेंटम बना था और उसके साथ में जैसे वेस्टर्न ब्लॉक्स आ गए थे वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए रशिया जरूर यहां पर आप देखेंगे कि एक बदले की कार्रवाई कर रहा है। बदले की कार्रवाई नहीं, वो सिचुएशन को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है। ये जो पैलेस्टीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है रशिया के फेवर में जा सकता है। जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई, रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, तो जैसे आप नेटो कंट्रीज को पूरी तरीके से इजराइल के यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ आपने देखा था। नेटो फोर्सेस ने वहां पर हथियार सप्लाई किए थे, कुछ तो लड़ाके भी अपने भेजे, अपने वेटरन सैनिकों को भी भेजा वहां पर, तो पूरी तरीके से उनके पीछे खड़े थे। अभी रशिया को ये जो समय है, ये जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि अगर वो पीछे से, पर्दे के पीछे से अगर उन्होंने हमास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू कैसे भी करके अगर पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट कर दिया। देखिए इजराइल एक वेस्टर्न ब्लॉक का कंट्री है, वेस्टर्न कंट्रीज उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं कमजोर कर सकते हैं। और अगर इजराइल पीछे हटते हुए कमजोर पड़ते हुए नजर आएगा तो वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस यूक्रेन से हटके फिर इजराइल की तरफ चला आएगा। ये रशिया के लिए मौका होगा जिसका इस्तेमाल करके वो यूक्रेनियन इन्वेजन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो रशिया तो इस तरह से देख रहा है और लगातार आप देखेंगे कि इसकी भर्त्सना कर रहा है। के बाद और लोगों की बात करें तो यूएस आता है इसमें। यूएस ने आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो बयान आया ये भी हम लोग आगे देखेंगे। इस समय जॉर्डन में, जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है, वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंथनी ब्लिंकन उस समय वहीं पर थे, अम्मान में, जॉर्डन की कैपिटल है। और क्यों थे आपको पता ही है, क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की एक विजिट होने वाली थी जॉर्डन में, तो वो उसकी तैयारियों का जायजा ले रहे थे अपने प्रेसिडेंट के आने के पहले। तो वहां से उन्होंने इस हमले की निंदा की, और निंदा ही नहीं की, उन्होंने जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं अब्बास मोहम्मद, उनको फोन किया। फोन करके उन्होंने बोला कि जो पैलेस्टीनियंस की लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं हम उनका समर्थन करते हैं। मतलब इस समय आप क्या चाहते होंगे कि बॉम्बिंग्स रुक जाए,
इस समय आपके यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड आपको प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके की जो आपकी जो जेन्युइन लेजिटिमेट एस्पिरेशंस है हम उसका समर्थन करते हैं। ऐसी बातें अमेरिका ने की हैं। ये सारा रिएक्शन तो एक तरफ, मार्केट में भी खलबली है। मार्केट में भी आपको रिएक्शन देखने को मिला कि ऑयल प्राइसेस $2 सिर्फ एक रात में बढ़ गए और इस समय $88 पर बैरल पर बिक रहे हैं। या देखिए, यूएस प्रेसिडेंट आप देख रहे हैं कि आज इजराइल में, इजराइल आने वाले थे, अब तक आ भी गए। तो अब जिस समय उनकी विजिट प्लान हुई थी तब तो वो इस उम्मीद से आ रहे थे कि वो इजराइल के नागरिकों के सामने वो कोई स्टेटमेंट देंगे और वो दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने स्ट्रांगली इजराइल के सामने साथ खड़े हैं। उन्होंने तो इस तरीके की भी बातें की थी कि वो $10 बिलियन का एक मिलिट्री एड दे रहे हैं इजराइल को, वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं। एंथनी ब्लिंकन आए थे इसके पहले, तो उन्होंने यहाँ पर यही बात कही थी। नेतन्याहू से मिलने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकन वेपन्स की सप्लाई इजराइल को लगातार जारी रहेगी, उसमें कभी नहीं बंदी होगी। उन्होंने अपने 7 नेवल फ्लीट्स मेडिटेरेनियन सी में इजराइल के समर्थन में भेज दिए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमेरिका का नजर आ रहा था इजराइल के फेवर में। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहा। अब यहाँ पर जो बाइडेन को, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा क्या स्टैंड ले। अब क्योंकि वो स्ट्रेंथ के साथ वो इजराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते, अब उनको इस हॉस्पिटल पे हुए अटैक की निंदा भी करनी पड़ेगी और इजराइल के साथ में जिस स्ट्रेंथ के साथ वो खड़े थे उसको कहीं ना कहीं मीडिया के सामने एटलीस्ट तो कमजोर ही करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हुई। इसी के साथ आप देखेंगे कि जॉर्डन में जहां उनकी विजिट होने वाली थी, जॉर्डन, देखिए कोई भी छोटा देश चाहता है कि उनके यहाँ पे दुनिया के बड़े से बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आए, वो उनका स्वागत करें, और ये करने की कोशिश भी कर रहे थे। एक बायलैटरल मीटिंग उनकी प्लान थी, लेकिन जॉर्डन को अपने देश की जनता के प्रेशर में ये विजिट कैंसिल करनी पड़ी। अगर इस समय ये प्रेसिडेंट साहब मतलब जो बाइडेन से मिल लेते तो जॉर्डन की जनता तो ये अपने किंग के खिलाफ हो जाती पूरी तरह से। इस टाइम पर जबकि तुमको पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े रहना चाहिए, पैलेस्टीनियंस को मारने वाला इजराइल और उसका समर्थन करने वाला अमेरिका, तुम उससे हाथ मिला रहे हो, तुम इस समय दोस्ती कर रहे हो। तो ये नहीं झेल सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये कर दिया कि भाई आप प्लीज अभी ना आए, बाद में देखा जाएगा, जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा तब ये विजिट कर लीजिएगा, फिलहाल हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह की आप देख रहे हैं एक डिसरिस्पेक्ट भी झेलनी पड़ रही, एक ऐसी सिचुएशन आकर के यहां पर खड़ी हो गई है। के बाद मुस्लिम वर्ल्ड, जो अरब वर्ल्ड है, अगर इसके रिएक्शंस की बात करें, देखिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। सीरिया, देखिए सीरिया क्या कह रहा है। सीरिया बोल रहा है कि इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वेस्टर्न कंट्रीज हैं और खासकर से अमेरिका। वो इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं कि अगर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के साथ इस तरह से ना खड़ी होती, इजराइल को ऐसे ना पैम्पर करती, तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सीरिया का कहना है। देखिए अभी जॉर्डन के बारे में मैंने बताया कि जॉर्डन ने पहले तो हम निंदा ही नहीं की, उन्होंने ये भी बोला कि इजराइल की ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल के ऊपर डाली और अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब का जो विजिट है उसको कैंसिल करा दिया। कतर की बात करें, कतर ने, देखिए कतर ने किसी को जिम्मेदार नहीं माना है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसकी एक भर्त्सना भर की है। कतर ने काफी हद तक एक न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा है। इसके बाद टर्की की बात करें तो टर्की, आप जानते हैं टर्की तो इजराइल के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना ही था उनको, और उन्होंने बोला कि इजरायली लोगों के पास में, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उनके पास में बेसिक जो ह्यूमन राइट्स की समझ होती है, ह्यूमन वैल्यूज की समझ ही नहीं है। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। बैरूत जो उनके बगल में कंट्री है, लेबनान की कैपिटल बैरूत, वहां पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और हिजबुल्लाह वहां पर आप बैठा हुआ है, आपको पता है हिजबुल्लाह ने इसको बोला कि डे ऑफ रेज, और उन्होंने इसकी बदला लेने की शपथ भी ली है। लेकिन देखिए जो सबसे बड़ा रिएक्शन आया है वो आया है ईरान की तरफ। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनका कहना है कि हम अब एक शोक घोषित कर रहे हैं, सार्वजनिक शोक की घोषणा इन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज बोली कि ये जो आग इजराइल और अमेरिका ने लगाई है, ये आग इजराइल को ही खा जाएगी। ये जो पूरा मूवमेंट है, ज़ायनिज़्म का मूवमेंट, ये आग उन्हीं को खाने वाली है। ऐसी बात ईरान ने की है। ईरान में आप देखिए इस प्रकार से प्रदर्शन भी हो रहा है।
million veterans with all ये जो इजराइल में प्रदर्शन होते हुए अभी आपने देखे, ये मामूली प्रदर्शन नहीं है, ये प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर और ईरान को इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करेंगे, मजबूर करेंगे। हालांकि देखिए, ईरान ने कई बार कहा है कि वो हिजबुल्लाह को, हमास को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, वो उनको हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको अपने लड़ाके प्रोवाइड कर रहे हैं। यही कारण है, किसी को देखते हुए इजराइल ने पहले ही सीरिया में जिस जगह से हिजबुल्लाह को सप्लाईज पहुंचती हैं, ईरान की सप्लाईज हिजबुल्लाह के लिए सीरिया के थ्रू जाती है। अब सीरिया के जो मुख्य एयरपोर्ट्स हैं दमिश्क और एलेप्पो का, उसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, उनकी एयरफोर्स ने अभी बॉम्ब करके उसको उड़ा दिया था। और ये जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये गाजा स्ट्रिप तक सीमित नहीं है। ईरान के इन्वॉल्व होने के कारण आप देखेंगे कि इजराइल को आने वाले समय में, मैं बार बार कह रहा हूं, कई दिन से कह रहा हूं, ये वॉर 3 फ्रंट वॉर तक पहुंच रही है। और आपको आने वाले समय में लेबनान और सीरिया की तरफ इस वॉर का एपिसेंटर शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। गाजा स्ट्रिप की वॉर कहीं ना कहीं आपको कमजोर पड़ते हुए और लेबनान और सीरिया की तरफ ये बढ़ते हुए एपिसेंटर शिफ्ट होते हुए नजर आएगा।